हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था यू ईमो को 70% शेयर का ऑफर देती है, जिसके लिए मो एग्री हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। पर तभी वहाँ पर एक मोटा सा लड़का लीचा आ जाता है जो मो को अपनी पोएट्री सुनाते हुए उससे कहता है मुझे अपना लव कन्फेस करना है, जिसे देखकर मो के तोते उड़ जाते हैं। अब लीचा मो को अपनी पोएट्री सुनाते हुए कहता है माय लव, तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा आकर्षक है जिन्हें मैं अपने मोटे होठों से चूमना चाहता हूँ। मेरे हाथों का इस्तेमाल करो जो ताड़ के पत्तों के पंख की तरह है। फिर जब हम डूबते हुए सूरज की तरफ भागेंगे मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। माय लव, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी उगता हुआ सूरज देखना चाहूंगा। वो ये सुनकर अपने मन में सोचता है अगर ऐसा है तो मैं मरता हुआ सूरज देखना चाहता हूँ। और लीचा रोते हुए आगे कहता है छोटे भाई, तुम्हें और लंबा भागने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी पोएट्री ने जरूर तुम्हें अंदर से हिला डाला होगा। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे अपने गले से लगाना चाहते हो। पर फिर लीचा और जोर से रोने लगता है और बोलता है मैं ये पोएट्री सुनाकर उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। पर वो ये सुनते ही वहाँ से भाग गई। मो उसे देखते हुए सोचता है जरूर जिसने भी ये पोएट्री सुनी होगी वो तो खून की उल्टियां करने लगा होगा। पर मेरा रूम यहाँ से काफी ज्यादा पास है, इसलिए मैं एक पोएट्री लिखने में इसकी मदद तो कर ही सकता हूँ। जो सोचते हुए मो लीचा के लिए एक पोएट्री लिख देता है। पर लीचा ये देखकर मो से पेपर छीन लेता है और कहता है आखिर तुम इसमें क्या कचरा लिख रहे हो। मैं समझ गया तुम्हें पोएट्री समझ में नहीं आती। आखिर तुम अपनी बनाई हुई पोएट्री मेरी से कंपेयर कैसे कर सकते हो। बताओ तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। फिर मो उसे अपने डिपार्टमेंट का नाम बताता है। जो सुनकर लीचा बोलता है तो तुम जरूर मो को जानते होगे। ये सुनते ही मो सोच में पड़ जाता है ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये मेरी लिखी हुई पोइट्री ही मुझे देने वाला है। क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था पर लीचा रोते हुए मो से बोलता है मेरा ये मैसेज मो को पहुँचा देना कि मैं लीचा इस स्पोर्ट फेस्टिवल में उसे जरूर हरा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि लोग मुझे चाहते हैं जिसने पेन और स्वॉर्ड दोनों को ही मास्टर किया हुआ है और मैं ही उस गॉडेस को डिजर्व करता हूँ। मो उसकी ये बातें चुपचाप सुनता रहता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं उसे तुम्हारा ये मैसेज दे दूंगा। जो बोलकर मो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अब वो वहाँ से डॉर्मेट्री में आ जाता है जहाँ पर क्वांडी और वो लाल वालों वाला लड़का, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। मो उन दोनों से पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ। क्वांडी मो को बताता है तुम बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए तुमने ये नहीं सुना। स्पोर्ट फेस्टिवल जल्द ही शुरू होने वाला है और कोच चाहती है और वो हमें फोर्स कर रही है जिससे हम लोग फर्स्ट प्लेस पर आ जाएं। फिर लाल वालों वाला लड़का बताता है इस सबसे भी बड़ी एक बात है, लीचा अब वापस आ गया है इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग हार मान ले। लीचा का नाम सुनकर वो सोचता है क्या ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मुझे पोइट्री सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। और क्वांटी मो को आगे बताता है उसके आ जाने से तुम्हें भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। आखिर उसके आने से मुझे क्या करना है। क्वांटी उसे बताता है चैनवा को ये नहीं पता कि लीचा लिटरेचर डिपार्टमेंट में उसी की वजह से गया था और पहले वो नेशनल टीम का हिस्सा भी रह चुका है और उसने ये पता लगा लिया है कि तुम और चैनवा काफी ज्यादा क्लोज आ गए हो, इसलिए वो सब लोगों से ये कहता फिर रहा है कि वो स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन तुम्हें कैसे न कैसे करके बदनाम करेगा। वो सोचता है चैनवा पहले से ही मुझसे बात नहीं कर रही और अब ऊपर से ये। फिर क्वांटी मुझसे आगे बोलता है तुमने 5000 और 10,000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया है इसलिए लीचा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन डायरेक्ट स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन का होता है जहाँ क्यू एंड डीमो से बोलता है कोच को देखो वो कितनी ज्यादा सीरियस है पर वो हमारी सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है इसलिए तुम इतने ज्यादा रिलैक्स मत रहो। वो लाल बालों वाला लड़का भी उससे कहता है इस फेस्टिवल के खत्म होने के बाद हम तीनों मिलकर तुम्हें एक बहुत अच्छी शानदार खाने की पार्टी देंगे। तभी वहाँ जाओ मिल्क बॉल को लेकर आ जाती है और मुझे से कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे पर अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो आज मैं तुम्हें चेयर करूंगी। मो जाविन का शुक्रिया करता है और जाविन वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है और ये देखकर वहाँ पीछे बैठे हुए सभी लड़के अपने कपड़े चबाने लगते हैं और तभी अनाउंसमेंट होती है नेक्स्ट स्टूडेंट लीचा अपनी स्पीच देने आ रहा है। फिर लीचा अपनी पोएम सुनाना चालू करता है जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं और चैन वही सुनकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। पर फिर लीचा मो की लिखी हुई लाइंस पढ़ने लगता है जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लास्ट में वो राइटर का नाम भी पढ़ देता है जो कि मो है। सब ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये कन्फेशन मो की तरफ से चैनवा के लिए था। क्या मो चैनवा को इतना ज्यादा पसंद करता है जो उसने सबके सामने लीचा का इस्तेमाल करते हुए पूरे स्कूल के सामने अपने प्यार को अनाउंस कर दिया। चैनवा भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। पर इससे लीचा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था
और जाओ चेहरा बनाते हुए बोलती है, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, इस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मो को चेयर कर सके, और मैं तो मिल्क बॉल को उसके पास लेकर गई थी, पर फिर भी ये दूसरी लड़की के लिए पब्लिक में अपना प्यार कन्फेस कर रहा है। सच में ये एक पागल लड़का है। वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या इस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि राइटर का नाम इतनी जोर से नहीं पढ़ते। फिर क्वान डीमो से पूछता है, तुमने अपनी लव राइवल से ही अपने प्यार की पोएट्री कैसे पढ़वा ली? और तभी लीचा भी मुझसे बोलता है, तुमने मेरा कन्फेशन पूरी तरह से खराब कर दिया, इसलिए मैं तुमसे अपनी जंग का ऐलान करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। फिर सीन अगले दिन की 5000 मीटर की रेस से पहले का होता है, जहाँ सब लोग ये बातें कर रहे थे कि कल के इवेंट्स में केवल क्वांग ने ही सिल्वर मेडल जीता था। क्या इन लोगों की डिपार्टमेंट में अभी भी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो अभी भी आगे बढ़ सके? ट्रैक पर ली चामो से बोलता है, अगर तुमने मुझसे पहले 3 लैप पूरे कर लिए तो मैं जमीन पर शिट कर उसे खाऊंगा। मो उससे पूछता है, क्या तुम्हें शिट खाना इतना अच्छा लगता है? लीचा उसे समझाते हुए कहता है, बेवकूफ, मेरा मतलब था अगर मैं हार गया। समझ में आया? अगर मैं हार जाता हूँ तो खाऊंगा। मो उससे बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे तुम तुम्हारी पसंद की चीजें खा पाओ। जिसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और मो सब लोगों से आगे निकल जाता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, क्या इस बेवकूफ को दौड़ने के तरीके भी नहीं पता? लीचा भी ये देखकर सोचता है, तुम सच में एक कचरा हो, मैं इस रेस के आखिर में तुम्हें खून की उल्टियां करते हुए देखना चाहता हूँ। कोच सन भी ऊपर से देखते हुए ये कहते हैं, क्या इस लड़के को रनिंग के मेथड्स के बारे में नहीं पता? अगर तुम्हें लंबी दूरी तक भागना है तो तुम्हें स्टार्टिंग में स्लो होना चाहिए और लास्ट में अपनी फुल स्पीड दिखानी चाहिए। और प्रिंसिपल भी अपने मन में सोचते हैं, मो तुम अपने डिपार्टमेंट की बची हुई इज्जत को भी क्यों डुबाना चाहते हो? पर फिर 2 मिनट के बाद दिखाते हैं मो अभी भी सब लोगों से आगे था। कोच सन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये अभी भी इतना ज्यादा फास्ट कैसे है? और प्रिंसिपल बोलते हैं, मो मुझे तुम पर काफी ज्यादा गर्व है। पीछे सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे और वो मो को देखकर कहते हैं, लगता है ये अपने पिछले जन्म में एक डॉगी होगा, इसलिए ये अभी भी इतनी स्पीड में भाग पा रहा है। वो सभी बहुत ज्यादा थक चुके थे और अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे, पर मो अपने एक लैप कर उन्हें क्रॉस कर जाता है। लीचा ये देखकर गुस्से में मो से कहता है, दौड़ना बंद करो, तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और स्टेडियम में भी सभी मो का स्टेमिना देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और क्यूआन अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा भी कुछ है जो ये नहीं कर सकता? और ट्रैक पर मो देखते ही देखते अपने 3rd लैप को पूरा कर लेता है और फिर अपने 5th लैप को, जिसके साथ वो ये रेस को जीत जाता है। सभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मो ने गोल्ड मेडल जीता था। और क्यूआनडी और उसके दोनों दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही चेन और यूनर भी मन ही मन मो की तारीफ करते हैं। अब प्रिंसिपल कोच सन से बोलते हैं, इस लड़के के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम्हें इसे नेशनल टीम के लिए कंसीडर करना चाहिए। कोच सन भी चमकते हुए आंखों के साथ कहते हैं, जरूर जरूर। मो के रेस को कंप्लीट करने के बाद सभी मो को चेयर करने लगते हैं और मो सब लोगों का शुक्रिया करता है। लीचा वहीं पर थका हुआ बैठा होता है और बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। मो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अभी मुझे 10,000 मीटर की रेस को भी पूरा करना है। और वही मेडिकल टीम लीचा को ऑक्सीजन दे रही होती है। लीचा उन लोगों की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, प्लीज मो को ऐसा ऑफर देकर मेरे मुंह पर मेरा दिल मत तोड़ो। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, इसने अभी अभी 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करी है और ये 10 किलोमीटर की रेस के लिए जा रहा है, इसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। आखिर ये क्या है? क्या ये एक आयरन मैन है? जाओ जाकर अपना बेस्ट देना, तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम पर प्राउड फील करेगा। पर बस मेरे आने का वेट करो, मैं आते ही तुम्हारा वो हाल करूंगा जिससे तुम फिर कभी भी अपने सिर उठाकर नहीं चल पाओगे। लीचा की इस बात के साथ ये पार्टी यहीं पर खत्म हो जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, मो ने बड़ी आसानी से 5000 मीटर की रेस को जीत लिया था, जिससे इम्प्रेस होकर कोच सन मो को नेशनल टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, पर मो हर बार की तरह उन्हें भी मना कर देता है। अब रेस के कुछ दिन बाद क्वांडी मो के लिए एक पार्टी रखता है, जहाँ सभी मो के रेस में फर्स्ट आने के लिए उसे बधाई देते हैं। क्वांडी मो की तारीफ करते हुए बोलता है, मो ट्रैक पर चीता की तरह भागते हुए भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी वहाँ पर लीचा भी आ जाता है और वो उन लोगों की बातें सुनकर सोचता है, ये बस एक रेस में फर्स्ट आया है, इसमें इतनी ज्यादा गर्व की क्या बात है। लीचा को वहाँ पर देखकर क्वांडी और उसके डिपार्टमेंट के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लीचा लिटरेचर डिपार्टमेंट का होकर हमारे डिपार्टमेंट की पार्टी में क्या कर रहा है? दूसरा लड़का उससे कहता है, इसे जरूर हेड ने बुलाया होगा, वैसे भी ये नेशनल टीम का एक हिस्सा है। और लीचा भी उन लोगों की कान लगाकर ये बातें सुन रहा होता है।
तभी वहाँ पर चैनवा आ जाती है तो लीचा उससे कहता है आओ मेरे पास आकर बैठो, और सब लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए बोलता है ये लिटरेचर डिपार्टमेंट की ग्रेट ब्यूटी है और इसे यहाँ पर मैंने बुलाया है। मो कितना भी फास्ट क्यों ना भागता हो, पर जब लड़कियों की बात आती है तो वो मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता। जो बोलकर लीचा चैनवा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर चैनवा आगे बढ़कर मो के साइड में जाकर बैठ जाती है और शर्माते हुए मो से बोलती है लीचा ने मुझे बताया था सब लोग यहाँ पर आकर तुम्हें बधाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। पर तभी लीचा सब लोगों के सामने फिर से शो ऑफ करने के लिए बोलता है मैं सब लोगों के सामने इस गॉडेस को एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ। जो बोलकर लीचा अपने पास से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल कर सब लोगों को दिखाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं ये तो केयर फ्री का ब्रांड न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। मो भी ये देखकर सोचता है मुझे याद है मैंने ली में इसे कहा था इसे रिलीज से पहले किसी को भी देना बिल्कुल मना है, पर फिर लीचा के पास ये क्या कर रहा है। लीचा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर चैनवा को देते हुए कहता है इसे ट्राई करो, पर चैनवा उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महंगा था। पर फिर सब लोगों के फोर्स करने की वजह से चैनवा उसे ट्राई करती है जिससे उसकी स्किन एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाती है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चैनवा भी मिरर में अपना चेहरा देखकर कहती है ये 1 ड्रॉप ऑफ वाटर सच में जादुई है। पर इस सब के बाद भी चैनवा इसे लेने से मना कर देती है क्योंकि अगर वो इसे ले लेती है तो वो लीचा के प्यार को भी एक्सेप्ट कर रही है। लीचा ये देखकर गुस्से में बोलता है क्या तुम इस गरीब भिखारी की वजह से मेरे प्यार को मना कर रही हो। मुंह अपनी इंसल्ट सुनकर लीचा को तिरछी निगाहों से देखता है और लीचा मुंह पर चिल्लाते हुए बोलता है क्या इसके जैसा इंसान सच में तुम्हें खुश रख सकता है, क्या ये 500 ग्रेड वाला कॉस्मेटिक अफोर्ड कर सकता है, इसका इतने तेज दौड़ने से क्या मतलब जब मेरा पूरा खानदान इसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। पर वहीं पीछे बैठे क्यूआंडी और क्यूआन अपने मन में सोचते हैं जिसके बारे में तुम ये बोल रहे हो असल में ये वो लड़का है जो भारी भरकम मॉडिफिकेशन वाली लैम्बोर्गिनी कार चलाता है। फिर लीचा मुंह की और बेइज्जती करने के लिए आगे बोलता है बस ये बिना अंडों वाला पैनकेक ही अफोर्ड कर सकता है। अब बस हो जाती है और मुंह उससे कहता है अगर मैं चाहूँ तो ट्रक भर कर चैनवा को 1 ड्रॉप ऑफ वाटर दे सकता हूँ। ट्रक भर कर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और मुंह ली मियाई को फोन लगाकर बोलता है कि यहाँ पर किसी के पास रिलीज होने से पहले ही 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है तो मैं यहाँ पर आकर उसे पकड़ना चाहिए। मैं हाँ बार के 304 में हूँ और हाँ यहाँ आते हुए 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के कुछ बॉक्सेस लेकर आना। ये सुनकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ बोलती हैं लगता है मुंह इस गेम को ज्यादा ही सीरियस ले रहा है। फिर 20 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ गेट खुलता है और लीमी अंदर आती है और मो से बोलती है मिस्टर मो मुझे लेट आने की वजह से माफ कर दीजिएगा, मैं अपने साथ 3 बॉक्सेस ऑफ 1 ड्रॉप वाटर लेकर आई हूँ जैसा आपने कहा था। लीचा उसे देखकर बोलता है माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। लीमी लीचा पर चिल्लाते हुए बोलती है तो वो तुम हो जिसकी वजह से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मेरे घर से गायब हो गया, तुम उसे चुरा कर यहाँ पर लेकर आ गए, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मिस्टर मो का ट्रस्ट मेरे ऊपर से उठ सकता था। फिर वो लीचा को अपनी सैंडल से मारने लगती है। लीचा अपनी माँ से बोलता है प्लीज मुझे मत मारिए, यहाँ पर मेरी भी कुछ इज्जत है। लीमी उससे बोलती है कि अभी भी तुम्हें इज्जत चाहिए, बस मेरी बॉस को इसके बारे में पता चलने दो, फिर तुम्हारी माँ को अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। फिर लीमी लीचा के लिए मुँह से माफी मांगती है। मुँह उससे बोलता है मुझे इसकी रिपोर्ट करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लीमी उसे बॉक्स देते हुए कहती है ये रहे आपकी 3 बॉक्सेस। ये देखकर लीचा अपनी माँ से कहता है आप ये मुझे न देकर मुँह को आखिर क्यों दे रही है। लीमी लीचा को एक और मारती है और कहती है बेवकूफ यही तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की क्रिएटर है, ये अपनी एक आवाज से ही केयर फ्री में होने वाली सारी प्रोडक्शन को बंद करवा सकते हैं। सभी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का फाउंडर है। फिर लीमी लीचा को वहाँ से ले जाते हुए मो से कहती है मिस्टर मो अगर आप बिजी है तो मैं यहाँ से जाती हूँ और साथ ही इसे यहाँ से ले जाकर डिसिप्लिन सिखाती हूँ। फिर क्वांडी आगे आता है और मो की तारीफ करना चालू कर देता है और कहता है मेरा भाई इतना ज्यादा होनहार इंसान है कि लीचा जैसे लोग तो बस इसके लिए एक मजाक है। तभी मो को जाविन का कॉल आता है। चैनवा सोचती है मो का जाविन से आखिर क्या रिश्ता है। मो जाविन से पूछता है आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। जाविन उसे बताती है 2 दिन बाद हमारे यहाँ पर कुछ वीआईपी आने वाले हैं, इसलिए माँ चाहती है कि तुम यहाँ पर आकर हमारी खाने बनाने में हेल्प करो। फिर सीन बार के बाहर का होता है जहाँ मो चैनवा से कहता है मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि असल में उस रात क्या हुआ था।
चैनवा कहती है मैं समझ गई, जो सुनकर मो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और चैनवा कहती है मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, पर मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें वेट करना होगा। मो चैनवा से बात करने की कोशिश करता है, पर चैनवा शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। मो अपने मन में सोचता है ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे यार, ये गलतफहमी तो बढ़ती जा रही है। फिर सीन शिफ्ट होकर 2 दिन बाद जाओन के घर का होता है, जहाँ जाओन के फादर जूडी डॉक्टर ल्यू से बात कर रहे थे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम बाई फैमिली को कभी भी यहाँ पर नहीं बुला पाते। डॉक्टर ल्यू बोलते हैं मैंने पहले बाई फैमिली के लड़के की मदद करी थी जब वो बहुत ज्यादा बीमार था, पर जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम्हें अपने लिए सॉल्यूशन खुद ढूंढना होगा। तभी मो अंदर आते हुए कहता है मैं घर आ गया। जियांग मो को देखकर खुशी के मारे फूली नहीं समाती और उससे कहती है तुमने आने से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी जल्दी आने वाले हो, मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया। मो जियांग से कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लंच कर कर आया हूँ। और जूडी हर बार की तरह मो को देखते ही उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है बस बस ये यहाँ पर आ गया यही काफी है, पर ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी। फिर जूडी मो से बोलता है आज हमारे घर पर ऑनरेबल वीआईपी आ रहे हैं, इसलिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, समझ गए। फिर मो किचन में जाकर आंटी जियांग की हेल्प करने लगता है। जियांग मो को समझाते हुए उससे कहती है अंकल की बातों को दिल पर मत लेना, उन्हें बाहर के लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर ल्यू आते हैं और मो पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ये फ्रूट्स आखिर कैसे धो रहे हो, यहाँ देखो कितनी ज्यादा गंदगी लगी है, क्या तुम अंधे हो गए हो, आखिर तुम्हें पता भी है कि ये कौन खाने वाला है। मो चुपचाप उनकी ये बातें सुनता रहता है तो जूडी मुंह पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारे इस एटीट्यूड का क्या मतलब है, तुम्हारे हाथ ही बेकार है और तब भी तुम्हारे मुंह से एक माफी का लफ्ज नहीं निकलता। मो मैं तुम्हें बता दूं, भले तुम यूनिवर्सिटी जाकर पूरी सिटी में फेमस हो गए हो, पर मेरी फैमिली तुम्हारी जरा सी भी मदद नहीं करने वाली और ये मेरा घर है, मैं तुम्हें मेरे घर से लात मारकर भी बाहर निकाल सकता हूँ, जो करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसलिए ये अपना घटिया सा चेहरा बनाना बंद करो। पर मो उनकी भी बातें चुपचाप सुनता रहता है तो जूडी गुस्से में आगे बढ़ता है और बोलता है तुम्हारी मुझे इस तरीके से देखने की हिम्मत कैसे हुई। जो बोलते हुए वो मुंह पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी जाओइन अपने फादर को रोकते हुए बोलती है तमाशा बनाना बंद कीजिए, मैं जाकर मो की मदद करती हूँ। ये सुनकर जूडी जाओइन से बोलता है तुम्हें बाइजू के लड़के से मिलना है, अगर तुम किचन में जाकर काम करवाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें उससे कैसे मिलने दे सकता हूँ, जब तुम सिर से लेकर पाँव तक ऑयल की तरह स्मेल करोगी। फिर वो फिर से मुंह से कहने लगता है ये लड़का ही अकेला ये सब काम करेगा। मो उसकी ये बातें सुनकर अपने मन में सोचता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा कभी नहीं सुना, पर मैं आंटी जियांग को भी ऐसे शर्मिंदा नहीं होने दे सकता। तभी जियांग आगे आती है और मो से माफी मांगते हुए उसे सारी स्टोरी बताती है। असल में हाल ही में हम लोगों ने दवाइयों की एक छोटी सी फैक्ट्री खोली है, पर वहाँ पर रॉ मटेरियल्स की काफी ज्यादा कमी होने की वजह से हमने बाई फैमिली को यहाँ पर खाने पर बुलाया है और सपोर्ट के लिए डॉक्टर लू भी आए हैं और तुम्हारा फूड क्राफ्ट काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मदद के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मो से कहता है कोई बात नहीं, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। फिर जियांग किचन से बाहर आती है जहाँ पर जूडी मो की अभी भी बुराई कर रहा था, जो देखकर जियांग गुस्से में अब उसे चुप होने का बोलती है। तभी डोरबेल बजती है और सभी भागे भागे बाई फैमिली का वेलकम करने के लिए गेट पर जाते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं है पीमांग टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मो आंटी जियांग की मदद करने के लिए उनके घर पर आता है, पर हर बार की तरह जूडी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, पर मो आंटी जियांग को इस तरीके से एम्बेरस होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो किचन का सारा काम करता है और जूडी की पूरी फैमिली बाई फैमिली का वेलकम करने के लिए गेट पर जाती है। बाईशु अंदर आते हुए बड़े एटीट्यूड में बोलता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्या खाना तैयार है? जूडी कहता है हाँ बस तैयार है। फिर वो मुंह पर चिल्लाते हुए कहता है गेस्ट आ चुके हैं। मो उससे कहता है खाना तैयार हो चुका है। फिर वो लोग टेबल पर जाकर बैठते हैं जहाँ पर जूडी बाईशु से बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर बाईशु उसे रोकते हुए कहता है खाना खाते समय मुझसे बिजनेस की बातें मत किया करो, जो देखकर जूडी और जियांग दोनों ही काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। पर ठर के बाईजी जाओयुन को देखते हुए कहता
है अगर तुम्हारी ये लड़की मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए तो हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सुनकर जूडी और जियांग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और जावन अपने मन में सोचती है आखिर ये कमीना क्या बकवास कर रहा है, लगता है ये कोई प्ले बॉय है। फिर बाइजी उससे आगे कहता है क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी मुंह वहाँ पर खाना सर्व करता है जिसके अरोमा में वो दोनों खो जाते हैं और खाने की तारीफों के पुल बांध देते हैं। फिर बाइशू जूडी से बोलता है आखिर ये खाना किसने बनाया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली में इतना अच्छा शेफ है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। पीछे से मुंह बोलता है टैलेंटेड पर्सन के स्किल्स को चाक कर देखो, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर वहाँ पर मो को देखकर उन दोनों की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो कहते हैं मिस्टर मो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये देखकर जूडी सोचता है आखिर ये लोग इस लड़के को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हैं, और जावन भी सोचती है मो तुम सच में कमाल हो। और ये सब देखकर डॉक्टर ली तो बेहोशी हो जाते हैं। फिर मो उन्हें बताता है कि इन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए मुझे बुलाया था। बाइशू उससे बोलता है अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पर हमारे लिए खाना बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर आने की हिम्मत ही नहीं करते। मो बोलता है अब खाना बन चुका है चलो साथ में खाते हैं, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है मुझे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि वो वीआईपीज़ आखिर ये दोनों ही हैं, पर अब ये सब भी ठीक है। फिर बाइशू मो से पूछता है आपका जूडी की फैमिली से आखिर क्या रिश्ता है। मो से बताता है मेरा इन लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर बाइशू बोलता है फिर तो ये ठीक है, क्योंकि अब वो ये सोचता है कि उसे जूडी की मदद नहीं करनी पड़ेगी। जूडी ये देखकर सदमे में चला जाता है कि बाइशू मो के मूड पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जियांग भी अपने मन में सोचती है मुझे मेरे हस्बैंड के ऐसे एटीट्यूड के लिए मो को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। फिर मो उन दोनों को बताता है कि मैं आंटी जियांग की फैमिली फ्रेंड्स में से एक हूँ। फैमिली फ्रेंड का सुनकर जाओन अपने मन में सोचती है क्या मैं भी जाओन की एक फैमिली फ्रेंड हूँ। फिर बाइशू मो की वजह से जूडी से बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो सुनकर जियांग और जूडी काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाइशू उनसे बोलता है मेरा नहीं मो का शुक्रिया करो, पर मो को शुक्रिया बोलने में जूडी की बहुत बुरी शक्ल बन जाती है, इसलिए मो उससे कहता है इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आंटी जियांग के लिए किया है, पर अगर ये आपके लिए होता तो मुझे इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जूडी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और डॉक्टर ल्यू आगे आकर मो को मनाते हुए कहते हैं अब प्लीज अपनी सारी दुश्मनी छोड़ दीजिए। फिर इस डील की फाइनल हो जाने के बाद मो हॉस्टल जाने का बोलता है तो बाइशू मो को रोकते हुए उसे कहता है मुझे आपसे एक बहुत जरूरी चीज को लेकर बात करनी है। फिर बाइशू आगे बोलता है मैं जानबूझकर जियांग की फैक्ट्री में कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा, हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ना जाने हमारे जैसी कितनी सारी फैमिलीज हैं जो लोंगशिंग सिटी में मेडिसिन बनाने का काम करती है, पर हाल ही में लोंगशिंग सिटी के पिछड़े एरिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्रदूषित पानी पीने की वजह से वो लोग एक नई स्किन डिसीज की कांटेक्ट में आ गए हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है जो इतने ज्यादा खतरनाक इलनेस को ठीक कर सके। जैसे ही लोगों को ये पता चला कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो सभी ने पास की योशिंग सिटी में जाना चालू कर दिया, जो कि सदियों से मेडिसिन रिफाइन कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों ने इस इलनेस का क्योर जानने के लिए एक एक कर वहाँ पर जाना चालू कर दिया, जिसके कारण लोंगशिंग सिटी की सेल तेजी से कम होती जा रही है और कई सारे लोग यहाँ से मेडिसिन बनाना छोड़कर उस सिटी में जाकर रहने लगे हैं और वहाँ पर जाकर अपना काम चालू कर दिया है, और यही तुम्हारी आंटी जियांग और सब लोगों की परेशानी है। मो से कहता है अगर ऐसा है तो तुम लोग उन लोगों से मेडिसिन क्यों नहीं खरीद लेते। बाइशू से आगे बताता है असल में वहाँ पर विंग्ड टाइगर नाम की एक पिल बनाई जाती है जो केवल वहाँ के लोग ही रिफाइन कर पाते हैं, और जैसे ही उन लोगों को लोंगशिंग सिटी की रियल कंडीशन के बारे में पता चला वो अपने इंडस्ट्रियल कंडीशन को बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट बाइजोंग को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे प्रॉफिट का 50% शेयर मांग रहे हैं। यहाँ तुम्हारी आंटी जियांग जैसी कई सारी हजारों फैमिलीज रहती हैं, अगर हम लोग हमारे प्रॉफिट का 50% उन लोगों को दे देंगे तो हम लोग तो ठंड और भूख की वजह से ऐसे ही मारे जाएंगे। ये सुनकर मो अपने मन में सोचता है एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा कीमती होती है और यहाँ पर तो कई सारे इनोसेंट लोगों की जान पर बनी हुई है। उन लोगों ने प्रॉफिट के लालच में आकर नॉर्मल प्राइस की मेडिसिन को बेशर्मों की तरह हाई प्राइस पर बेच रहे हैं। फिर बाइशू को आगे बताता है आज से 2 दिन बाद माउंट शू पर एक टी पार्टी रखी गई है जहाँ पर उन लोगों में विंग्ड टाइगर पिल को लेकर नेगोशिएशन होने वाला है, जहाँ योशिंग सिटी की मेडिकल कंपनी से प्रेसिडेंट का लड़का यो वैन प्रेसिडेंट बाइजोंग से बात करते हुए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मो तुम वहाँ पर जाकर प्रेसिडेंट मो का ख्याल रखना। ये सुनकर मो को याद आता है कि एल्डर ली ने उसे वहाँ पर इन्वाइट किया है, इसलिए मो बाइशू से कहता है ठीक है मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सॉरी गाइज ये पार्ट कुछ ज्यादा ही छोटा है, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया और ये वीडियो भी इतनी छोटी है, पर नेक्स्ट पार्ट पक्का अच्छा लंबा होगा जिसे देखने में आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था बाइशू मो को एक अननोन डिसीज के बारे में बताता है जिसे केवल विंग्ड टाइगर पिल से ही क्योर किया जा सकता है, जो केवल योशिंग सिटी में ही मिलती है। और साथ ही वो मो को 2 दिन बाद होने वाली टी पार्टी के बारे में भी बताता है जहाँ पर इस पिल के लिए नेगोशिएशन होने वाली थी। अब सीन 2 दिन बाद माउंट शू का होता है जहाँ पर टी पार्टी रखी गई थी। जावन मो को देखकर कहती है आप यहाँ पर आ ही गए, मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रही थी। पर मो उसे देखकर सोचता है बाइजोंग आखिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। वहीं बाइजोंग और एल्डरली साथ में बैठे हुए थे जहाँ एल्डरली मो को साथ बैठने का बोलते हैं और उसे बताते हैं मैं तुम्हें ये सच बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं विंग्ड टाइगर पिल को रिफाइन करूँ। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मो से पूछते हैं आखिर तुम ये कैसे जानते हो। मो उससे बोलता है मैंने बस तुक्का लगाया, पर अगर मुझे एक परफेक्ट पिल बनानी है तो मुझे उसके लिए विंग्ड टाइगर पिल को एक बार एग्जामिन करना होगा। फिर एल्डरली कहते हैं जरूर, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया था। जब योशिंग सिटी से मेडिकल कंपनी के बॉस का लड़का यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख देंगे, तो वो हमें एक विंग्ड टाइगर पिल तो दे ही सकता है। तभी पीछे से याओ वैन बोलता है एंशिएंट टाइम से माउंट शू पर ये टी पार्टी की प्राइवेट मीटिंग जाने माने मेडिकल फैमिलीज के बीच में हुआ करती है, तो तुम लोगों ने आखिर ऐसे अहंकारी इंसान को अंदर कैसे आने दिया। एल्डरली यो वैन से बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है, ये हुआ यूनिवर्सिटी का मोह है, तुम दोनों ही मेडिसिन के बारे में काफी ज्यादा जानते हो इसलिए जल्दी ही तुम्हें भी ये अच्छा लगने लगेगा। यो वैन बोलता है क्या मजाक है, जिसने एक ऐसी बॉडी स्ट्रॉन्ग करने की पिल बनाई जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो वो इस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। एल्डरली अपने मन में सोचते हैं ये यो वैन सच में काफी ज्यादा घमंडी और मुंहफट इंसान है, मैं उम्मीद करता हूँ मो को कहीं गुस्सा ना आ जाए। मो उससे हंसते हुए कहता है तुमने ठीक कहा, मैं एक नोबडी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। यो वैन मो से बोलता है अगर तुम्हें पहले से ही तुम्हारी औकात पता है तो मुझे तुम पर समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वाइजोंग यो वैन को बिठाकर उसे वेंडिंग टाइगर पिल के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर यो वैन बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था, तुम तुम्हारे 50% हम लोगों को दे दो वरना मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। वाइजोंग उससे बोलता है इतने पैसे से 100 लोगों के घर का चूल्हा जलता है और अगर यही तुम्हारा ऑफर है तो तुम लोगों में और लुटेरों में आखिर क्या फर्क है। फिर यो वैन वाइजोंग से बोलता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ठीक है। फिर वो जायन को देखकर कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं फादर से बाद में जाकर इसके बारे में कुछ बातें जरूर करूंगा। ये सुनकर बाइजोंग और एल्डरली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुमने क्या कहा। योवेंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको दोबारा बोलूं, और इस सब से यूनियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर बाइजोंग अपने गुस्से को शांत करके 50% शेयर देने के लिए राजी हो जाता है। और एल्डरली योवेन से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुम हमें कुछ पिल्स एज अ सैंपल दे सकते हो, तुम पहले साइन करो, उससे पहले तुम्हें कोई भी सैंपल नहीं मिलने वाला। मो ये सब देखते हुए सोचता है बाइजोंग चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकता था, वो अपना 50% शेयर देने के लिए राजी हो गया। शायद यही फर्क होता है एक बिजनेसमैन और एंटरप्राइजेस में। तभी एक औरत बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में वहाँ पर आती है और योवेन से हेल्प मांगते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है मेरी लड़की जल्दी ही मरने वाली है, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, प्लीज इसे एक पिल दे दे वरना ये बहुत ही जल्दी इस डिजीज की वजह से मारी जाएगी। पर योवेन उन्हें किसी कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है और फिर खड़ा होकर उस लेडी को किक करता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और योवेन उस लेडी से कहता है मेरी खूबसूरती खराब मत करो, मुझे तुम लोगों के जीने या मरने से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं इस चीज की परवाह क्यों करूँ, इसलिए अब जल्दी से अपनी बदसूरत सी लड़की को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डरली योवेन के सामने झुककर कहते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है इसलिए आप इस लड़की को दवाई दे दीजिए। योवेन उससे पूछता है क्या ये कोई तुम्हारे रिलेटिव है, एल्डरली कहते हैं नहीं। तो योवेन उससे कहता है हीरो बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। पर वाइजोंग उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज इस लड़की की जान बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। योवेन ये देखकर उन लोगों पर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम दोनों सिटी के सबसे बड़ी चाइनीज फैमिलीज के मेडिकल हेड नहीं हो जो मेरे सामने झुककर एक कॉमनर को बचाने के लिए भीख मांग रहे हो। मो भी ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और योवेन अपने पास से वो पिल्स निकालते हुए कहता है ठीक है मैं इसका इलाज कर देता हूँ, पर मेरी एक और कंडीशन है, अगर ये लड़की अपने बड़े भाई के लिए कुतिया की तरह भौंक कर मुझसे भीख मांगे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा। जो बोलकर वो पिल जमीन पर गिरा देता है तो वो लड़की कहती है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर इसके बाद मेरी माँ को वो पिल दे देना। पर ये देख कर मो उस लड़की को उठाता है और योवेन के हाथ से वो पिल छीन लेता है। योवेन बोलता है लड़के आखिर तुम ये किस तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहे हो। मो गुस्से में बोलता है क्या तुमने सच में
लॉन्गशिंग सिटी के हर एक इंसान को नोबडी समझ लिया था। ये देखकर एल्डरली मो को शांत करने की कोशिश करते हैं और बाइजोंग भी उससे कहता है अगर तुम योवेन पर गुस्सा करोगे तो दोबारा से पिल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर मो उन लोगों की जरा सी भी नहीं सुनता और उस पिल के बॉक्स को तोड़ देता है। योवेन ये देखकर हंसते हुए बोलता है तुमने इसे तोड़ दिया, इसलिए अब इन लोगों की मौत का इल्जाम अब तुम्हारे सर पर ही आएगा। पर मो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है केवल तुम्हारी मेडिसिन ही इन लोगों को क्योर कर सकती है। ये सुनकर एल्डरली और बाइजोंग थोड़े से शॉक हो जाते हैं और फिर मो आगे कहता है अपनी आंखें खोलकर देखो, जो विंग्ड टाइगर पिल को तुम इतना ज्यादा ग्रेट समझते हो वो केवल सेकंड ग्रेड की पिल है। जो बोलते हुए मो उस लड़की को हाथ लगाता है और उसे क्योर करने लगता है। उसकी माँ मो से बोलती है क्या तुम ऐसे करके भी किसी को ठीक कर सकते हो, और वो लड़की कहती है मेरी स्किन अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गई है, मुझे जलन नहीं हो रही। योवेन भी ये देखकर सोचता है आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर ये किसी को भी ऐसे ठीक कैसे कर सकता है। बाइजोंग और एल्डरली ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं क्या मो सच में एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है। पर योवेन हंसते हुए उन लोगों से बोलता है इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम एंशिएंट मेडिकल टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर हजारों से लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्हें केवल तुम मेरी विंग्ड टाइगर पिल से ही बचा सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और भी कोई रास्ता नहीं है। पर मो उसे इग्नोर करते हुए बाइजोंग से कहता है एक्सक्यूज मी, आप योवेन को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दीजिए, मैंने पिल को देख लिया है इसलिए मैं इसे बना सकता हूँ। योवेन कहता है क्या मजाक कर रहे हो, एक झलक देखकर तुम इसे आखिर कैसे बनाना सीख सकते हो। बाइजोंग योवेन के मुंह पर कॉन्ट्रैक्ट फेंक कर मारता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और आज से सिटी में तुम लोगों का आना बिल्कुल मना है। योवेन कहता है क्या तुम इस लड़के पर मुझसे ज्यादा भरोसा है जो तुम इसकी खातिर मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। योवेन अपने गार्ड्स को आगे जाकर उन लोगों को पीटने का बोलता है पर मो अपने एक ही स्ट्राइक से उन लोगों को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। योवेन ये देखकर कहता है आखिर ये कैसे हुआ, पर उसके गार्ड उससे कहते हैं ये लड़का हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। पर बाइजोंग एल्डरली से बोलता है मुझे याद है माउंट शू का एक पुराना असूल है, जो भी इस टी पार्टी में लॉन्गशिंग सिटी के बाहर का आता है उसे यहाँ से जाते हुए अपने घुटनों के बल जाना पड़ता है। योवेन कहता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मो उससे कहता है अगर तुम्हारे लिए झूठ है तो क्या हुआ, पर अगर तुम यहाँ से घुटनों के बल नहीं जाओगे तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाले। जो सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। मो उस लड़की से पूछता है तुम बताओ तुम इन लोगों से क्या कराना चाहती हो। लड़की बोलती है इन लोगों को कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। ये सुनकर योवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और मो के गुस्से की वजह से उसे कुत्ते की तरह अपनी जीभ बाहर निकालनी पड़ती है और फिर वो कुत्तों की तरह भौंकते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हंसती है और बोलती है बिग ब्रदर और उनके दोस्त सच में कुत्तों की तरह लग रहे हैं। मो उससे कहता है हाँ यही तो उनका नेचर है। और यूनियन भी ये देखकर बोलती है मास्टर आप सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं और मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप इसके साथ ऐसा ही करेंगे। और फिर माउंट शू के नीचे हमें यू वैन को दिखाते हैं जहाँ पर वो गुस्से में होता है और अपने मन में सोचता है मो अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, तुम बस मेरा वेट करो, मेरी फैमिली इतनी जल्दी इसको खत्म नहीं होने देगी, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।